हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। आज के इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया के 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए जो टेस्ट सीरीज़ की बुक लॉन्च हुई है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 4 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया? तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा पहला पुर्तगाली गवर्नर था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू करवाया, जिसका मुख्य उद्देश्य था हिंद महासागर के व्यापार में पुर्तगाली नियंत्रण कर शांतिपूर्वक व्यापार करना। ब्लू वाटर की पॉलिसी फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने शुरू की थी और अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो कि दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था, इसने ब्लू वाटर की पॉलिसी को बंद करवा दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? न्याय व्यवस्था का जन्मदाता वॉरेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे और वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना। देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का मुख्य उद्देश्य प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना था और इसकी स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी और उस समय भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अगला प्रश्न है, कौन एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया गया था परंतु वॉरेन हेस्टिंग्स को बरी कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई? तो ये 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत विधि निर्माण के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के शुरू होने से एक सप्ताह पूर्व जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की? संघर्ष, निरंतर संघर्ष। मेरा यही उत्तर है एमरो एवं क्रिप्स को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त 1942 में तिलक दिवस पर बोलते हुए पंडित नेहरू ने साफ शब्दों में घोषणा की कि संघर्ष, निरंतर संघर्ष। मेरा यही उत्तर है एमरो एवं क्रिप्स को और इसी के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। अगला प्रश्न है, शिवाजी की कर व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके कर व्यवस्था पर आधारित थी? तो इसका सही है मलिक अंबर। इसका उत्तर होगा मलिक अंबर। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर के कर व्यवस्था पर आधारित थी और शिवाजी ने रस्सी के माप व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग आरंभ किया था और शिवाजी के समय उपज का कुल 33% भाग जो है राजस्व के रूप में वसूला जाता था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में नर्म दल एवं गर्म दल के बीच विभाजन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान सभा के गठन की मांग। 1907 के सूरत अधिवेशन में लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में गर्म दल ने स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार संबंधी प्रस्तावों को पास करने की आग्रह की परंतु उदारवादियों ने इनका विरोध किया, जिसका परिणाम ये होता है कांग्रेस नरम दल एवं गर्म दल के बीच विभाजित हो जाती है। स्वराज की मांग,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मांग और बहिष्कार की मांग, ये तीनों कारण थे जिसका परिणाम ये होता है कि कांग्रेस दो भागों में बंट जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की आज्ञा और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की? तो महात्मा गांधी ने नटाल इंडियन कांग्रेस 1894 ईस्वी में, टॉलस्टॉय फार्म, फिनिक्स आश्रम 1904 में, इन तीनों की स्थापना जो है साउथ अफ्रीका में की थी। और साथ ही साथ इंडियन ओपिनियन नामक अखबार भी साउथ अफ्रीका में शुरू किया था, परंतु सत्याग्रह आश्रम जो है वो अहमदाबाद में है। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, खिलाफत आंदोलन 1919-1920 महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। तो ये कथन सही है। खिलाफत आंदोलन 1919-1920 मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। तो ये कथन भी सही है। 1921 में 396 हड़ताल हुई, जिसमें 6 लाख कर्मचारी शामिल थे और 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, ये तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस वर्ष में अपने राज्य में मिलाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1849 में। ब्रिटिश ने पंजाब को 1849 में अपने साम्राज्य में मिलाया था। लॉर्ड डलहौजी ने गुजरात युद्ध के बाद 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया। 1849 ईस्वी में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंपी गई। पहला है हेनरी लॉरेंस, जिसको प्रशासनिक व्यवस्था दी गई। जॉन लॉरेंस को भूराजस्व प्रबंध तथा चार्ल्स मैनसन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी और 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया। उन्होंने हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 10 सिद्धांतों की स्थापना की थी और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता तथा भारतीय राष्ट्रवाद एवं नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। इन्हें नव भारत का तारा, नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है और इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना तथा सती प्रथा का अंत कराया था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य ने वृषल और पाषंड कहकर किसे संबोधित किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बौद्ध, जैन तथा आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को। कौटिल्य ने बौद्ध, जैन तथा आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को वृषल तथा पाषंड कहकर बुलाया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापेमार युद्ध देखा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना आंदोलन। स्वतंत्रता के पूर्व हुए किसान आंदोलनों में सबसे बड़ा कृषक छापेमार युद्ध तेलंगाना आंदोलन ने देखा था। तेलंगाना के विद्रोह का तत्कालिक कारण पुलिस द्वारा कमरिया की हत्या थी और तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में 1946 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अलीपुर बम कांड। अरविंद घोष को वर्ष 1909 में अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ
अलीपुर बम कांड मामले में गिरफ्तार किया गया था और काकोरी कांड 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो किस ब्रिटिश व्यक्ति ने स्वीकार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिजरैली ने। 1857 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की व्यापकता को देखते हुए डिजरैली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर दास सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला को ही अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया गया और इसकी शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, 1908 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा कैद कर बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मांडले जेल। बाल गंगाधर तिलक को 3 जुलाई 1908 के दिन देशद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सज़ा दी गई थी और साथ ही साथ 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था और उन्हें गिरफ्तार करके मांडले जेल में भेजा गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का भी साक्ष्य मिला है। लोथल जो गुजरात के अहमदाबाद में है, यहाँ से सबसे पहले चावल का साक्ष्य मिलता है और यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह भी था। बनवाली से मिट्टी के बने हल का साक्ष्य मिलता है। बनवाली जो है वो हरियाणा के हिसार में है और राखीगढ़ी भी हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है और धौलावीरा गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपद की सूची किस स्रोत से मिलती है? तो 16 महाजनपद का पता अंगोत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिलता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अंगोत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है और अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं और मुद्रा राक्षस के लेखक जो हैं वो विशाख दत्त हैं। तो 16 महाजनपद की सूची का स्रोत अंगोत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिलता है। अगला प्रश्न है, हूणों का संघर्ष किस शासक से हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय 455 ईस्वी में हुआ था, जिसमें स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। हूणों का संघर्ष स्कंदगुप्त से हुआ था 455 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश चोल वंश था। ठीक है, ऑप्शन बी, चोल वंश इसका सही उत्तर होगा। चोल शासन की प्रमुख विशेषता स्वायत्त स्थानीय शासन थी और चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, जिसकी राजधानी तंजौर थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय संगम का आयोजन किया गया था। तो द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम में किया गया था। संगम युग में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन हुआ था। पहला मदुरई में, द्वितीय कपाटपुरम में और तृतीय जो है वो भी मदुरई में हुआ था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है मुगल शासक और सूची 2 में है संबंधित मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा तो ये है दिल्ली में, शेरशाह का सासाराम में है, जहांगीर का मकबरा जो है वो लाहौर में है और अकबर का सिकंदरा में है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1, 3, 2, 4।
अगला प्रश्न है, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह के समय हुआ था 1739 ईस्वी में। ठीक है, 1739 में मोहम्मद शाह के समय हुआ था। मयूर सिंहासन, जिसे शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, उस पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह था। इसके बाद जो है नादिर शाह मयूर सिंहासन को अपने साथ ले जाता है और मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था? तो मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था और इसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज़ों द्वारा बहादुर शाह को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था, जहां इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन कराया? तो रुपया का प्रचलन कराने वाला मध्यकालीन शासक कोई और नहीं, शेरशाह सूरी था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। शेरशाह सूरी ने रुपये का प्रचलन कराया था। यह चांदी का सिक्का होता था। शेरशाह ने तांबे का दाम भी चलाया था और शेरशाह द्वारा कबूलियत एवं पट्टा प्रथा भी शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बर्नियर। बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी थी, जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व में बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? तो कौन सा बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अहिंसा। बिरसा मुंडा के आदर्शों में आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद शामिल था और बिरसा मुंडा ने उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसका मतलब होता है महान हलचल। अगला प्रश्न है, लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1857 की क्रांति। लोटा विद्रोह जो है वो 1857 की क्रांति के तुरंत पूर्व की घटना है। 1856 में मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा पीतल के लोटे की जगह मिट्टी के लोटे दिए जाने के विद्रोह में किया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब पर जाकर रहने की आज्ञा देने वाला भारत के गवर्नर जनरल और संबंधित बादशाह के जोड़े का चयन करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी और बहादुर शाह द्वितीय। अंग्रेज अफसरों ने बहादुर शाह का खुलेआम अपमान किया और 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने बहादुर शाह को आज्ञा दी कि वह लाल किला खाली कर दे और कुतुब पर जाकर रहे। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी आंदोलन के तहत मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ? तो क्रांतिकारी आंदोलन के तहत मुजफ्फरपुर बम कांड जो है वो 1908 ईस्वी में होता है। ऑप्शन सी 1908 ईस्वी। 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, परंतु गलती से वकील कैनेडी की पत्नी और बेटी की हत्या हो गई। यही घटना मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, एकमात्र बौद्ध संगति जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चतुर्थ। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया था, जिसका अध्यक्ष वासुमित्र था और उपाध्यक्ष अश्वघोष था। और प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली और तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बीमा क्षेत्र से। 1993 में बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर
RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1999 में बीमा नियामक विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना दर्ज किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 9.3%। और वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने इसे जीडीपी का 6.8% तक रखने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग ने कुल वितरणीय संसाधन कोष में बिहार की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 के लिए तय की है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 10.06%। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए कुल वितरणीय संसाधन कोष बिहार का हिस्सा वर्तमान 9.67 से बढ़ाकर 10.06% कर दिया है। अगला प्रश्न है, बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब से की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2013-14। बिहार में बाल बजट की शुरुआत 2013-14 में हुई थी, जिसमें बाल कल्याण से संबंधित सभी योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 तक बिहार में बिजली की मांग अनुमानित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 6900 मेगावाट। अगला प्रश्न है, ग्रीन बॉन्ड के उभरते हुए बाजार श्रेणी में भारत का स्थान है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी द्वितीय, और नंबर 1 पर चाइना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए व्यक्तिगत इकाई। राष्ट्रीय आय का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 0। अगर कुल उपयोगिता में वृद्धि होगी तो सीमांत उपयोगिता जो है वो धनात्मक होगा। अगर कुल उपयोगिता में कमी आएगी तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगा, और अगर कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तो सीमांत उपयोगिता 0 होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 0। अगला प्रश्न है, किस बाजार में सिर्फ एक क्रेता होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मोनोप्सी। मोनोप्सी बाजार में सिर्फ एक क्रेता होता है। मोनोपोली में सिर्फ एक विक्रेता होता है और डुओपोली में 2 विक्रेता होता है। वहीं ओलिगोपोली में कुछ विक्रेता होते हैं, परंतु कीमत का निर्धारण आपसी सहमति से करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रिट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा की रिट अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है। यह रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्यसूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम होगी। यह प्रस्ताव अधिकतम प्रभावी रहेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 वर्ष तक। अगर राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रहित में संसद राज्यसूची के मामले में कानून बनाए, तो वो कानून जो है अधिकतम 1 वर्ष तक प्रभावी रह सकता है। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। शिक्षा, वन और परिवार नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत है, जबकि जन स्वास्थ्य जो है वो राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपना लेखा रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है तथा राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर
रखवाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले है संचित निधि, अनुच्छेद 266। तो संचित निधि का वर्णन अनुच्छेद 266 एक में है, तो ये सही है। लोक लेखा निधि अनुच्छेद 2 में नहीं, 266 2 में इसका वर्णन है। और अनुच्छेद 2 में नए राज्यों को संघ में शामिल करने और दूसरे नए राज्यों की स्थापना करने की संसद की शक्ति का वर्णन है। आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 ये सही है। और वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112, तो ये कथन भी सही है। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वह विधानमंडल का अंग होता है, ये सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो ये सही है। वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, ये तीनों कथन सही हैं। और संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का वर्णन है। अगला प्रश्न है, सदन के नेता के पद का उपबंध निम्नलिखित में किसके तहत किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम के तहत। लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के तहत प्रधानमंत्री, यदि वह लोकसभा का सदस्य है अथवा प्रधानमंत्री द्वारा किसी मंत्री को जो लोकसभा का सदस्य हो को सदन के नेता के रूप में उल्लेखित किया गया है। इसी तरह राज्यसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के तहत राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है, वह एक मंत्री और राज्यसभा का सदस्य होता है जिसे प्रधानमंत्री नामित करते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को शक्ति प्राप्त होती है। लोकसभा अध्यक्ष अपनी शक्तियों एवं कर्तव्यों को 3 स्रोतों से प्राप्त करता है। तो लोकसभा की प्रक्रिया से, तो यह सही है। संविधान से, तो ये भी सही है। और संसदीय परंपराओं से, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, संविधान में पंचायतों के विघटन के प्रावधान से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विघटन का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में पंचायतों के विघटन का कोई आधार प्रबंधित नहीं किया गया है। वर्ष 2002 में चंडीगढ़ हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार केवल राज्य द्वारा घोषित विधि के अनुसार पंचायतों को 5 वर्षों की अवधि के पूर्व समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 1 राज्यों को परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ वर्णित करता है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों के संघ को इसलिए अपनाया गया है क्योंकि भारत राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। साथ ही संघ से अलग होने का राज्यों को अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, यह मूल संविधान का भाग है। तो ये गलत है। इससे जमींदारी प्रथा की समाप्ति की गई, तो ये कथन सही है। इस अनुसूची के तहत निर्दिष्ट कार्य और नियम न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है, तो ये कथन भी गलत है। यह प्रथम संविधान संशोधन से संविधान में शामिल किया गया है, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन बी और डी कथन सही है। तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत 284 कानून शामिल हैं। 9वीं अनुसूची मूल संविधान का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है?
तो आइए देखते हैं किस किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। म्यांमार से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो असम और बिहार जो है वो म्यांमार से सीमा साझा नहीं करते। असम जो है वो भूटान और बांग्लादेश से सीमा साझा करता है और बिहार जो है वो नेपाल से सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। मालवा का पठार महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। मालवा का पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, हल्बी हल्बा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो हल्बी या हल्बा जनजाति छत्तीसगढ़ के रायपुर व बस्तर जिले में निवास करने वाली जनजाति है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। हल्बा जनजाति की बोली में मराठी शब्दों का प्रयोग होता है और ये कृषक होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। भारत में जैविक खाद्य उत्पादन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है। इसके बाद नंबर 2 पे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का स्थान है। पूर्ण रूप से जैविक राज्य बनने वाला विश्व का प्रथम राज्य जो है वो सिक्किम राज्य है और ये 2016 में बना है। अगला प्रश्न है, नामदफा बाघ आरक्षित क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारत में टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। भारत में मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, जिसकी संख्या 526 है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ढेबर झील। ढेबर झील राजस्थान के उदयपुर में स्थित है और ये खारे जल की झील है जो कि नमक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। और ढेबर झील का निर्माण उदयपुर के राजा राणा जय सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर। सुंडा गर्त, जिसे जावा ट्रेंच भी कहा जाता है, यह हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जायरे। जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और जायरे नदी को कॉन्गो नदी के नाम से भी जाना जाता है जो कि अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्राज़ील। ब्राज़ील धारा एक गर्म धारा है जो कि अटलांटिक महासागर में ब्राज़ील तट पर प्रवाहित होती है और फॉकलैंड, लैब्राडोर, कनारी जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है जो कि हिमालय का क्षेत्र है। अरकू घाटी आंध्र प्रदेश में गलीकोंडा, रावताकोंडा पहाड़ियों के मध्य स्थित है। कंबम घाटी तमिलनाडु में और शांत घाटी जो है वो केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अरावली, गिरनार, सतमाला, अनाईमुड़ी। अरावली जो है वो राजस्थान में है, उसके बाद गिरनार जो है वो दक्षिण गुजरात में है, सतमाला महाराष्ट्र में, जबकि अनाईमुड़ी अनामलई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन परियोजना चेनाब नदी पर नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना कश्मीर के झेलम नदी पर स्थित है।
और सलाल, बगलीहर और दुल्हस्ती परियोजना जो है वो चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु राज्य को प्राप्त होता है। यह वर्षा लौटती हुई मानसून के कारण होती है, जबकि अन्य राज्य असम, बंगाल, उड़ीसा में दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, वेलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लौह अयस्क। वेलाडीला खान जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, इनमें गुजरात का बंदरगाह शहर नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जामनगर। जामनगर गुजरात का बंदरगाह शहर नहीं है, जबकि पोरबंदर, कांडला, भावनगर प्रमुख बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऐसा नगर और शहर जिनकी कुल नगरीय जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक होती है वो मेगा सिटी कहलाती है। और 2011 के जनगणना के अनुसार मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जो है वो मेगा सिटी के अंतर्गत आते हैं, जबकि चेन्नई मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सुसुप्त ज्वालामुखी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फुजीयामा। जापान का फुजियामा सुसुप्त ज्वालामुखी है, जबकि माउंट एटना, कैटोपैक्सी और बैरन द्वीप जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शिरा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा कहते हैं, जबकि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहा जाता है। शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाह करता है, जबकि धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाह करता है। अगला प्रश्न है, एक महिला जिसका रक्त समूह ओ है तथा वह बी समूह के रक्त वाले पुरुष से शादी करती है, तो बच्चे का रक्त समूह क्या हो सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। बच्चे का रक्त समूह ओ भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद फेफड़ा रोग किस उद्योग के मजदूरों में अधिक होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रुई उद्योग। सफ़ेद फेफड़ा रोग रुई उद्योग के मजदूरों में अधिक होता है। अगला प्रश्न है, मछली के मूत्र में पाए जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमोनिया। कई जलीय प्राणियों में अमोनिया उत्सर्जित होता है, जिसे अमोनोटोलिक कहा जाता है। यूरिया मानव एवं अन्य स्तनधारी का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है और यूरिक अम्ल जो है वो पक्षी और सरीसृप का उत्सर्जी पदार्थ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन को उत्पन्न करता है, जो कि रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है, जबकि यूरिया को छानकर बाहर करना ये गुर्दे का सामान्य कार्य है। हार्मोनों का स्रावन करना ये भी, और रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना ये भी जो है गुर्दे का सामान्य कार्य है। अगला प्रश्न है, वृक्क रोग किस प्रदूषक के कारण मानवों में होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कैडमियम। वृक्क रोग कैडमियम के कारण मानवों में होता है और कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्पेस में सीधा खड़ा नहीं रह सकता, इसका मुख्य कारण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण
शून्य या नहीं के बराबर होता है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री सीधा खड़ा नहीं रह सकता। अगला प्रश्न है, जब लाल, हरा एवं नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़े तब संयुक्त प्रकाश दिखेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, काला। जब लाल, हरा और नीला प्रकाश पुंज एक जगह पड़ेगा तो वो रंग जो है वो काला बनेगा। अगला प्रश्न है, इनमें क्या होगा यदि साधारण नमक पानी में मिलाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्वथनांक बढ़ेगा एवं गलनांक घटेगा। यदि जल में साधारण नमक को मिश्रित किया जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल के किस सतह से परिवर्तित होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आयन मंडल। आयन मंडल पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल जो सतह से 65 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है, वह सौर विकिरण से आयनीकृत हो जाता है, फलस्वरूप रेडियो तरंगों को प्रवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटा जलता है, इसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा यदि उपभोग दर 6 रुपया प्रति यूनिट हो। तो अगर 100 वाट का बल्ब 10 घंटा जलता है तो इससे जो पावर कंज्यूम होगा वो 1000 वाट होगा, मतलब कि 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, मतलब 1 यूनिट, और 1 यूनिट का यहाँ पर जो दर है वो 6 रुपया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 6 रुपया। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर परिवर्तन करने की एक युक्ति है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एसी को एसी में। ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करता है या फिर लो वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर का यूज़ डीसी धारा में नहीं किया जा सकता है, डीसी में नहीं होता है। और एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए हम लोग रेक्टिफायर यूज़ करते हैं और डीसी टू एसी कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें सबसे तीव्र मेमोरी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रॉम, रीड ऑनली मेमोरी। और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, कौन सा मिलान सही नहीं है। तो आइए देखते हैं। ऊष्मा से विद्युत सोलर सेल, यह सही है। द्रव्यमान से ऊष्मा, ये भी सही है। विद्युत से ध्वनि लाउड स्पीकर, ये भी सही है। रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश, ईंधन का जलना, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चारों जो हैं वो सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, बार्क क्या है। BARC, बार्क क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी और ये मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, तत्वों एवं यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रासायनिक सूत्र द्वारा। तत्वों एवं यौगिकों के अणुओं को रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, जल के बीकर में बर्फ पिघलता है तो बीकर में जल का स्तर, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वही रहेगा। जल का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बढ़ती है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर उसकी विलेयता बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया के रोकथाम के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फास्फोरस 32। फास्फोरस 32 का उपयोग ल्यूकेमिया के उपचार हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सल्फोनेट। कपड़े साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट एक लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है। सोडियम अल्काइल सल्फोनेट, सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट आदि डिटर्जेंट के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किस व्यक्ति ने की थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लेंड्स्टीनर।
ब्लड ग्रुप की खोज लेंट स्टिनर ने सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन संचरण का मानव शरीर में सही क्रम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सबसे पहले फेफड़ा, उसके बाद रक्त, उसके बाद उत्तक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही मिलान है? तो आइए देखते हैं। विटामिन B1 का साइंटिफिक नाम बायोटिन है, तो ये गलत है। विटामिन B1 का साइंटिफिक नाम जो है वो थाइमीन होता है और बायोटिन जो है वो विटामिन B7 का नाम होता है। विटामिन B3 नियासिन, ये सही है। विटामिन B12 साइनोकोबाल्बिन, ये भी सही है। और विटामिन K फिलोक्विनोन, तो ये भी सही है। तो विटामिन B1 का नाम थाइमीन होता है और बायोटिन जो है वो विटामिन B7 का साइंटिफिक नाम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये तीन जो है वो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, BMD एक टेस्ट है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बोन मिनरल डेंसिटी। BMD एक बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट है जो कि हड्डी में उपस्थित कैल्शियम एवं अन्य मिनरल की उपस्थिति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है वो विषाणु जनित रोग है, जबकि टेटनस, लेप्रोसी और प्लेग जो है वो जीवाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है, मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डब्ल्यू बेटेसन। डब्ल्यू बेटेसन जो है वो मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता हैं और मेंडल को जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इसके कारण चिप्स ताज़े रहते हैं और टूटते नहीं हैं। और इसमें नाइट्रोजन गैस भरने का मुख्य कारण होता है कि नाइट्रोजन गैस जो है वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसका सूत्र होता है H2SO4। अगला प्रश्न है, सिरके का मुख्य अंग कौन होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एसिटिक एसिड। सिरके का मुख्य अंग जो है वो एसिटिक एसिड होता है, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। और साइट्रिक एसिड जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है और लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रिक अम्ल। देखिए, अम्लीय वर्षा में मुख्यतः नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवड़िया। गुजरात में केवड़िया को भारत के पहले इलेक्ट्रिक वाहन शहर के रूप में विकसित किया गया है और यहाँ केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी। 2023 तक आईसीसी का आधिकारिक भागीदार कौन बना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत पे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी प्लांट जो है वो कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, लिटिल गुरु ऐप किस भाषा का दुनिया का पहला गेमीफिड लर्निंग ऐप बन गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संस्कृत। ICCR ने दुनिया के पहले गेमीफिड संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका किसने लॉन्च की है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नीति आयोग।
नीति आयोग ने भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान ODR पुस्तिका लॉन्च की है। इस हैंडबुक को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा वार्षिक CRS पर आधारित भारत की महत्वपूर्ण सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार कितने राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में जन्म पंजीकरण 100% हो गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 14 राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में। भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा वार्षिक पंजीकरण प्रणाली पर आधारित भारत की महत्वपूर्ण सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार देश के 14 राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में जन्म पंजीकरण का स्तर 100% हो गया है। वहीं 19 राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में मृत्यु के मामले में 100% स्तर प्राप्त हो गया है। अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट स्टाफ को कोविड-19 से मुकाबला हेतु बीमा कवर देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पक्के टाइगर रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश में स्थित पक्के टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट स्टाफ को बीमा कवर देने के लिए हाल ही में चर्चा में रहा। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन SCO की 21वीं बैठक किस देश में संपन्न हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तजाकिस्तान। शंघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक तजाकिस्तान में सितंबर 2021 में संपन्न हुई। इस सम्मेलन में ईरान को संगठन का 9वां सदस्य बनाया गया और SCO का 22वां सम्मेलन 2022 में उज्बेकिस्तान में होगा। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा और किस राज्य ने नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सिक्किम। त्रिपुरा और सिक्किम ने ग्रामीण परिवारों को नल का पानी कनेक्शन प्रदान करने के लिए अपनी वार्षिक योजना प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है, किस देश ने नूरा अल मतरैशी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी UAE। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में देश के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया है, जिसमें नौरा अल मतरोशी और मोहम्मद अल मुल्ला शामिल हैं। नौरा अल मतरोशी UAE की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी। अगला प्रश्न है, सतीश कौल का निधन हो गया, वह किस पेशे से जुड़े थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अभिनेता। सतीश कौल एक अभिनेता थे। अगला प्रश्न है, भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में किस देश ने बिना अनुमति नेविगेशन ऑपरेशन कर नौवाहन सुरक्षा नीति का उल्लंघन किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी USA। 7 अप्रैल 2021 को भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में लक्षद्वीप समूह के निकट नेविगेशन ऑपरेशन की स्वतंत्रता को अंजाम दिया गया और ये अमेरिकी नौसेना द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ एक एयर बबल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका के साथ एक एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ साथ अब भारत ने 28 देशों के साथ एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एयर बबल नियमों और प्रतिबंधों का एक सेट है जिसमें दोनों देशों के वाहक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 117वां। पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक 117वां है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संजय नंदन सहाय। प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में संजय नंदन सहाय को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए वैज्ञानिकों के जोड़े का चयन करें। तो वो जोड़े हैं बेंजामिन लिस्ट और डेविड W.C. मैकमिलन।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1 और 4। वर्ष 2021 का रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के लिए जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और यूके के डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलन का चयन किया गया। दोनों वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार असममित ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन रही? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी परिणीति नायक। ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि परिणीति नायक थी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ फीना ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वीरेंद्र नानावटी। भारत के वीरेंद्र नानावटी को कतर के दोहा में आयोजित विश्व निकाय की जनरल कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ फीना ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है और वर्तमान में नानावटी भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष और स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन ने इम्प्रेस अर्थ 2021-22 का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नाज जोशी। भारत की पहली ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन नाज जोशी ने इम्प्रेस अर्थ 2021-22 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय फुटबॉलर दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सुनील छेत्री। विश्व का दूसरा सबसे अधिक सक्रिय गोल स्कोरर सुनील छेत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में नौकायान प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी निम्नलिखित में कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नेत्रा कुमानन। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नौकायान प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी नेत्रा कुमानन बनी हैं। भवानी देवी तलवारबाजी में, अदिति अशोक गोल्फ में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं और परिणीति नायक जिम्नास्टिक में भाग लेने वाली भारत की दूसरी महिला हैं। अगला प्रश्न है, पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किसने शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नीति आयोग। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना को 24 MS-60 रोमियो मल्टीरोल हेलीकॉप्टरों में से 2 का पहला सेट किस देश से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए USA। भारतीय नौसेना को 24 MH-60 रोमियो मल्टीरोल हेलीकॉप्टरों में से 2 का पहला सेट USA से प्राप्त हुआ है। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर मल्टीमोड रडार और नाइट विजन उपकरणों से लैस होगी और साथ ही साथ ये हेलीकॉप्टर हेलफायर मिसाइलें, टॉर्पीडो और सटीक निर्देशित हथियारों से लैस होगी। अगला प्रश्न है, मधुबनी जिले के सतघरा विद्यापति जीविका महिला सहकारी समिति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। मधुबनी जिले के सतघरा विद्यापति जीविका महिला सहकारी समिति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बंदर बगीचा और चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अररिया। बिहार के अररिया जिले के रानीगंज में बंदर बगीचा और चिड़ियाघर बनाने की योजना है। अगला प्रश्न है, लघु बचत की श्रेणी में बिहार के 3 शीर्ष जिलों में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बेगूसराय। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार लघु बचत वाले जिले शीर्ष पर पटना, सारण और तीसरा स्थान नालंदा जिला का है और इस श्रेणी में सबसे पिछड़े जिले में शीर्ष पर है पश्चिमी चंपारण, दूसरे स्थान पर अररिया और तीसरे स्थान पर किशनगंज है। अगला प्रश्न है, बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2019।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, 1937 में चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद भी श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में सरकार का पहले गठन क्यों नहीं किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वे मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में राज्यपाल से हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन चाहते थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में किस स्थान पर किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पटना। वर्ष 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में पद पर रहते हुए बिहार के किस मुख्य सचिव की मृत्यु हो गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपक कुमार सिंह। और इनकी मृत्यु जो है कोरोना संक्रमण के कारण 30 अप्रैल 2021 को हुई थी और वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस स्थान की खुदाई की अनुमति प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने तेल्हारा जो कि नालंदा में स्थित है और चिरांद जो कि सारण जिले में स्थित है, इन दोनों जगह 1 वर्ष तक खुदाई की अनुमति दी है और तेल्हारा से कुषाण कालीन बौद्ध विहार और चिरांद से नवपाषाणिक संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, उजाला योजना की शुरुआत बिहार के भोजपुर जिले से हुई। योजना का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर के सिंह। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सिंह ने भोजपुर जिले से उजाला योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत गांव के उपभोक्ताओं को 10 रुपये में एलईडी बल्ब दी जाएगी और एक उपभोक्ता को अधिकतम 5 बल्ब दिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट खोले जाएंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 जिलों में। बिहार के 11 जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट खोले जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगीर नालंदा। इंग्लैंड के क्लिफ्टन के तर्ज पर राजगीर में सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस जिले की सीमा झारखंड से स्पर्श नहीं करती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमूर। बिहार के कुल 8 जिले झारखंड राज्य से सीमा साझा करते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। इसमें कैमूर जो है वो सीमा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 141 से 150 तक मैथ्स का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।